सुपीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर मीडिया स्टाइनम की क्लिनिकल, जिसमें वेरिएशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ में सबसे पहले दो हमारे पास इसमें डिवीजन्स हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ के टॉपिक को पढ़ने के लिए। पहले में हम पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा जो है उसमें किस तरह वेरिएशन प्रेजेंट हो सकती है, और दूसरा फिर है जनरल एनॉमलीज़ क्या है। ब्रांचेस के केस में डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास कि नॉर्मली आर्टरी जहाँ से निकल रही होती है वहाँ से नहीं निकल रही, वो कहीं और से ओरिजिनेट कर रही है, और ऐसा प्रेजेंट होता है कुछ लोगों में। इसमें पहला केस ये है कि लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही है। दूसरा केस ये है कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बन ही नहीं रहा कुछ लोगों में, और चारों जो आर्टरीज़ हैं लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड, राइट कॉमन कैरोटिड, सब क्लेवियन वगैरह, ये इंडिपेंडेंटली आर्च से निकल रही हैं खुद। तीसरा केस है कि आर्च से लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी बन रही है। चौथा केस है कि आर्च से राइट एंड लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक्स बन रहे हैं। पांचवा केस है कि आर्च की आखिरी ब्रांच रेट्रोइसोफेजियल राइट सबक्लेवियन आर्टरी इसोफेगस के पीछे से गुजरती हुई अपर लिम्ब में जाती है। इसोफेगस के भी पोस्टीरियरली वो मूव करिए तो वहाँ वो इसोफेगस को कंप्रेस कर सकती है। उसके बाद जो लास्ट केस है हमारे पास भी ये है कि आर्च या ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से थायराइडीमा आर्टरी बन सकती है, कुछ लोगों में होती है। उसके बाद एनॉमलीज ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा जो होता है वो रूट ऑफ द राइट लंग को ऊपर से कर्व करके तो इंफीरियरली राइट साइड पर मूव कर जाए तो ये राइट आर्च एओर्टा होती है। इसे राइट आर्च एओर्टा कहेंगे, नीचे इन्होंने बनाई हुई है मेरे ख्याल में। उसके बाद डबल आयोर्टिक आर्च। डबल आयोर्टिक आर्च में ये होता है कि वेस्कुलर रिंग बन जाता है इसोफेगस और ट्रेकिया के अराउंड, और ट्रेकिया की कंप्रेशन इतनी होती है कि इसे सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। एबनॉर्मल आर्च ऑफ एओर्टा भी प्रेजेंट हो सकती है कि वो रूट ऑफ लंग से गुजरने के बाद इसोफेगस के पोस्टीरियरली चले जाए। नॉर्मली जो आर्च ऑफ एओर्टा होता है उसका जो सुपीरियर पार्ट होता है, मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा जो होता है वो मेनिब्रियम का जो सुपीरियर बॉर्डर है उससे नीचे नीचे ही होता है। उसके बाद एनेरिज्म ऑफ असेंडिंग एओर्टा। जो वॉल होती है असेंडिंग एओर्टा की, अगर उसे अभी पेरिकार्डियम ने रीइंफोर्समेंट नहीं दी हुई, फिब्रिस पेरिकार्डियम होती है जो कि आयोर्टिक एडवेंटिशिया के साथ मिलती है आर्च के स्टार्ट में, अगर अभी ऐसा नहीं हुआ तो एनेरिज्म ऑफ असेंडिंग आयोर्टा हो सकता है, क्योंकि जो असेंडिंग आयोर्टा का डिस्टल पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग थर्स्ट ऑफ ब्लड बर्दाश्त कर रहा होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रही होती है, तो लोकल डायलेशन डेवलप हो जाती है जिसे हम एनेरिज्म कहते हैं। अब ये जो एनेरिज्म है ये हम चेस्ट फिल्म यानी रेडियोग्राफ पर और एमआर एंजियोग्राम पर डिटेक्ट कर सकते हैं। एक लार्ज एरिया होगा असेंडिंग एओर्टा में और उसका शेडो बनेगा तो हम देखेंगे कि ये एनेरिज्म है, इस तरह हम डिटेक्ट करेंगे। इसके इफ़ेक्ट्स में आ जाता है कि चेस्ट पेन होती है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करती है, और इसके अलावा ट्रेकिया, एसोफेगस, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इन पर प्रेशर पड़ सकता है, और जिस पार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है उस पार्ट की करस्पॉन्डिंग डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआक्टेशन में ये होता है कि ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है, और ब्लड फ्लो जो होता है वो जो अब इन्फीरियर पार्ट की तरफ जाना है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होता है। कॉमनली ये जो कोआक्टेशन हो रही होती है ये लिगामेंटम आर्टेरियोजम के करीब हो रही होती है। पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन हम कहते हैं अगर लिगामेंटम आर्टेरियोजम के से इन्फीरियर पार्ट में हो रही है। अगर पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन है तो उसमें फिर कोलेट्रल सर्कुलेशन अच्छी खासी डेवलप हो जाती है बिटवीन इंटरकोस्टल एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ब्रांचेस। कोलेट्रल सर्कुलेशन जो है ये इतनी लार्ज हो सकती है कि वो इंटरकोस्टल स्पेसेस में अपनी ही पल्सेशंस देने लग जाएं, और इसके अलावा एरोडिंग सरफेस जो होती है एडजेसेंट रिब्स की उन पर भी पल्सेशन आती हैं, और ये जब पल्सेशंस एडजेसेंट सरफेस ऑफ द रिब पर आती हैं तो फिर ये रेडियोग्राफ में विजिबल होता है। उसके बाद इंजरी टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वो नर्व है जो कि वॉइस की होर्सनेस को वॉइस को कंट्रोल कर रही होती है। अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो तो वॉइस डिस्टॉर्ट तो नहीं हम कहेंगे, मतलब हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस हो जाती है, क्योंकि ये जो है ये तमाम इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंग्स सप्लाई कर रही होती है सिवाय एक मसल के।
कोई भी डिज़ीज़ हो या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किया है थॉरैक्स में, तो उसकी वजह से ये नर्व इंजर हो सकती है। इसकी वजह से वॉइस में चेंज आ जाएगा। और इसका अगर हम थोड़ा सा कोर्स की बात करें तो ये आर्च ऑफ एओर्टा के गिर्द घूम रही होती है, वाइंड करती है आर्च ऑफ एओर्टा के गिर्द, और फिर ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान असेंड करती है। तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो अफेक्ट हो सकती है डिफरेंट कंडीशंस में। उसके कोर्स के लॉन्ग जो कंडीशंस बन रही हैं, जैसे ब्रोंकोजेनिक या एसोफेजियल कैंसर के केस में, मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट के केस में, एनेरिज्म ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा के केस में, जिसमें ये जो है डायलेटेड आर्च जो है इस नर्व को स्ट्रेच कर देती है। उसके बाद ब्लॉकेज ऑफ एसोफेगस जहाँ पर वो डेवलप होता है स्ट्रक्चर, वहाँ पर से एसोफेगस ने ब्लॉक हो जाना है, लॉज हो जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी हुई है हमें कि अगर कॉस्टिक लिक्विड यानी कोई भी अल्कलाइन लिक्विड एक्सीडेंशियल उसकी ड्रिंकिंग कर ली जाती है, फॉर एग्जांपल लाइक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, तो उसके केस में कहीं पर से भी एसोफेगस के ब्लॉकेज है, उसका स्ट्रक्चर कॉज हो सकता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि वहाँ से वो नैरोअर हो जाए। उसके बाद आ जाता है लेसरेशन ऑफ द थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट एक थिन वॉल्ड डक्ट होती है, ठीक है। इसका डल वाइट कलर या कलरलेस कलर भी होता है, हो सकता है, ठीक है। तब इसकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है मैंने इट्स कलरलेस। तो पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम को कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा हो तो लेसर जो है थोरेसिक डक्ट ये वल्नरेबल होती है। लेसरेशन इसकी किसी भी लंग सर्जरी, किसी भी एक्सीडेंट के केस में हो सकती है, और जब लेसरेशन हो जाती है तो लिम्फ वहाँ से 75 से 200 ml लिम्फ जो है वो पर और एस्केप कर रहा होता है। इसका फिर जो ट्रीटमेंट है उसमें थोरेकोसेंटेसिस कर सकते हैं, या फिर थोरेसिक डक्ट को ही लाइगेट करना पड़ सकता है, बिकॉज लिम्फ एस्केप जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। लिम्फ या कायल जो है वो लेक्टेल से भी प्लूरा में आ सकता है, जिससे काइलोथोरैक्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है। जब लाइगेट कर देते हैं थोरेसिक डक्ट को, तो फिर लिम्फ जो है वीनस सिस्टम में अब रिटर्न कैसे होना है। तो लिम्फ जो है दूसरे लिम्फेटिक चैनल्स जो कि थोरेसिक डक्ट को मिलाते हैं, जो कि सुपीरियर टू लाइगेचर प्रेजेंट हैं, उन लिम्फेटिक चैनल से वेन सिस्टम के अंदर ड्रेन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है वेरिएशन ऑफ थोरेसिक डक्ट। इसकी वेरिएशन इसलिए होती है क्योंकि जो सुपीरियर पार्ट है डक्ट का वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में लेफ्ट मेंबर था, जो कि एक पेयर ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट था एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसका लेफ्ट मेंबर था। देयरफॉर वेरिएशन ऑफ थोरेसिक डक्ट जो है प्रेजेंट होती है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कभी कभार 2 थोरेसिक डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं एक शॉर्ट डिस्टेंस पर। उसके बाद अल्टरनेट वीनस रूट्स टू हार्ट, के हार्ट की तरफ जो वीनस ब्लड जाना है उसके डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं, जिसमें उन्होंने हमारे पास सबसे पहले है कि एक डिफरेंट कंडीशंस हैं कि कुछ लोगों में इस तरह होता है। एजाइगस, हेमीजाइगस और एसेसरी हेमीजाइगस जो है ना, ये अल्टरनेट जो है वीनस पाथवे फ्राहम कर रही होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वीनस पाथवे जो है 2 तरह से ख़राब हो सकता है। एक बात ये है कि IVC यानी जो इन्फीरियर वेना केवा इसकी ब्लॉकेज हो जाए, या सुपीरियर वेना केवा की ब्लॉकेज हो जाए। कुछ लोगों में यूँ होता है कि एजाइगस मीन जो होती है, एसेसरी एजाइगस मीन जो होती है वो पैरेलल होती है एजाइगस मीन के राइट साइड पर, ठीक है। और कुछ लोगों में यूँ होता है कि हेमी एजाइगस मीन होती ही नहीं है। इसकी जो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट वेरिएशन है वो ये है कि जब जो एजाइगस मीन है ना, जो एजाइगस सिस्टम है वो पूरा ब्लड रिसीव कर रहा होता है इन्फीरियर वेना केवा से एक्सेप्ट लिवर, और वो ड्रेन कर रहा होता है सारा ब्लड जो कि डायफ्राम के इन्फीरियर है सिवाय GIT से, ठीक है। वो ब्लड सारा ले रहा है इन्फीरियर वेना केवा से सिवाय लिवर के, और ड्रेन कर रहा है डायफ्राम के नीचे वाली सब इन्फीरियर सारी जगह से सिवाय GIT के, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा की जब ब्लॉकेज हो जाती है, और अगर ब्लॉकेज हो रही है सुपीरियर टू द एंट्रेंस ऑफ द एजाइगस, तो ब्लड जो होता है वो इन्फीरियरली ड्रेन होता है एब्डोमिनल वॉल्स में की वेन में, और राइट एट्रियम में जब उसने वापस आना है तो वो एजाइगस सिस्टम या इन्फीरियर वेना केवा से वापस आ जाता है। उसके बाद थाइमस पर इफ़ेक्ट बताया हुआ उन्होंने कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में थाइमस कैसा होता है। इन्फेंसी या चाइल्डहुड में थाइमस प्रोमिनेंट होता है, और इन्फेंसी के पीरियड में तो ये ट्रेकिया को कंप्रेस भी कर सकता है। प्यूबर्टी के पीरियड में ये आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होना स्टार्ट होता है, लेकिन अडल्टहुड में ये बिल्कुल रिप्लेस हुआ होता है एडिपोज टिश्यू से, और रिकोगनाइजेबल भी नहीं होता। इसका काम इम्यूनिटी में रोल प्ले करना होता है, जब ये रिकोगनाइजेबल नहीं भी होता, एडिपोज टिश्यू से रिप्लेस कर चुके होते हैं, स्टिल ये T सेल्स की प्रोडक्शन कर रहा होता है। उसके बाद है आयोर्टिक एंजियोग्राफी। आयोर्टिक एंजियोग्राफी इसमें उसके बाद आ जाता है कि
यस, आयोटिक एंजियोग्राफी की हम बात कर रहे थे। आयोटिक एंजियोग्राफी यूज़ होती है आर्च ऑफ एओर्टा और उसकी ब्रांचेस को विजुलाइज़ करने के लिए। इसमें कैथेटर बेसिकली हम इंसर्ट कर रहे होते हैं। कैथेटर की इंसर्शन फेमरल जो है इंग्वाइनल रीजन में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और या एल्बो के रीजन में भी कर सकते हैं। इंग्वाइनल रीजन में अगर हम कर रहे हैं तो फेमरल आर्टरी में के थ्रू कर रहे हैं, और अगर एल्बो के रीजन में कर रहे हैं तो ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू कर रहे हैं। वहाँ से हम लेके जाते हैं कैथेटर टू द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, और वहाँ तक ये चला जाता है ओपनिंग तक। और इसको जो कंट्रोल होता है फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल होता है, ठीक है। और आयोटिक एंजियोग्राम पर हम आयोटिक एंजियोग्राम के थ्रू हम इसे देख सकते हैं। ये बेसिकली ये होता है कि रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मटेरियल अंदर इंजेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से उसका इमेज बनता है और हमें आयोटा और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो क्लियरली विजुअलाइज हो जाती हैं। उसके बाद रेडियोग्राफी ऑफ द मीडियास्टाइनम में, इसमें उन्होंने ना जो इम्पॉर्टेंट बात है वो बस इतनी सी है कि एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टर एंटीरियर व्यू जो होता है उसमें जो लेफ़्ट इन्फीरियर बॉर्डर होता है वो एपेक्स शो करता है। बाकी ये जो लंबी चौड़ी बात उन्होंने लिखी हुई है कि राइट बॉर्डर ये चीज़ें शो करता है और लेफ़्ट बॉर्डर ये चीज़ें शो करता है। तो जो होता है मैं जो बात बता रही थी वो ये है कि लेफ़्ट इन्फीरियर बॉर्डर एपेक्स को शो करता है ना, लेकिन टिपिकल जो असल में एपेक्स प्रेजेंट होगी वो इन्फीरियर थोड़ी सी होगी इस शेडो से, ठीक है। और टाइप्स होती हैं इस शेडोज़ की। एक है ट्रांसवर्स शेडो जो कि ओबीज प्रेग्नेंट या इन्फेंट्स के अंदर बनता है। एक है ऑब्लिक शेडो जो कि मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल में बन रहा होता है। और एक है वर्टिकल शेडो जो कि उन लोगों में बनता है जिनकी चेस्ट थोड़ी नैरो होती है। उसके बाद आ जाता है सीटी और एमआरआई। सीटी और एमआरआई सबसे पहली बात की कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। और हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लेने के लिए करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर से ग्राफिकली हम दूसरे सेक्शन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बात है कि सीटी जो है ना जब हम कर रहे हैं उसके साथ हम मैमोग्राफी भी साथ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर को देखना है या वटेवर जो भी कंसर्न है हमारा, ठीक है, तो हम आयोडीन कंट्रास्ट मटेरियल पहले देते हैं सीटी स्कैन करने से पहले, क्योंकि ब्रेस्ट जो होती हैं वो स्पेशल शो करती हैं बिहेवियर टुवर्ड द आयोडीन। उसके बाद एमआरआई जो होता है ब्रेस्ट के कैंसर सेल्स, ठीक है, अनयूजुअल एफिनिटी शो करते हैं आयोडीन के साथ। उसके बाद एमआरआई जैसे एमआरआई बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू लेशंस वगैरह को, विजरास को और लिम्फ नोड्स वगैरह को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है।